नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन कानून पर आए अंतरिम आदेश की। सारे देश की निगाहें इस जजमेंट पर लगी थी और जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण आया है, इसीलिए आज मैं आपके साथ इस पर चर्चा करूंगी। और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके क्या मायने निकलते हैं, इन सारी बातों पर स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं तैयब सुलेमानी जी, जो याचिकाकर्ता भी है इस मामले में, जिन्होंने पिटीशन डाली है। तैयब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज हम इसी जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, 128 पेज का जजमेंट है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा संतुलन कायम करने की कोशिश की है। जिसमें कि अगर आप देखे होंगे अभी तक भी जो खबरें आई हैं, उसमें दोनों ही पक्षकार अपनी अपनी जीतें बता रहे हैं कि हाँ, हमारे पक्ष में कोर्ट ने कहा है, दूसरा पक्ष कह रहा नहीं हमारे पक्ष में कहा है। तो कैसे, किसके पक्ष में बात गई है, कौन वहां जीता है, कौन वहां हारा है, क्या हुआ है, इन सब मसलों पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे और हमारे मेहमान आपको बताएंगे कानून की बारीकियां और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बारीकियां। तो वरुण जी, हम पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आप जरा हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो आदेश आया है वो क्या है, और ये अंतरिम आदेश है तो इसके क्या मायने हैं। सर्वप्रथम माला जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन कानून के मुतालिक आया है, वह सही मायने में एक सेकुलर और इंटरिम ऑर्डर है। सेकुलर इन द सेंस कि यह एक ऐसा आदेश है जिसमें सारे पक्षों को कुछ न कुछ दिया गया है। सर्वप्रथम मैं सरकारी पक्ष की बात करूं तो जो वक्फ संशोधन कानून है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की यह देन है, और उसके जितने भी संशोधित प्रोविजंस हैं कानून के, उसको जो चुनौती विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से मुस्लिम पक्ष के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया, और उसमें यह कहा गया कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उन पर अंतरिम रोक लगाई जाए। तो शुरू में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो सिर्फ वक्फ व यूजर पर रोक लगी थी, अन्य प्रावधानों पर रोक नहीं लगा, जिससे मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं था। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतरिम रोक सारे प्रावधानों पर लगे। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को विस्तृत सुनवाई का मौका दिया, और विस्तृत सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व मई महीने में हो गया था, और आज अंतरिम आदेश पारित हुआ है। तो जो सबसे जो ओपनिंग सेंटेंस आज इस अंतरिम आदेश का जो कंक्लूजन पैराग्राफ है, उसमें यह कहा गया कि जो कानून, संशोधित कानून है, वो किसी भी तरह से रोक लगाने के लायक जो प्रमा फेसाई केस होना चाहिए वो नहीं बनाया गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो जजमेंट पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए था, जो पिटिशनर्स ने स्टैब्लिश नहीं किया है, लिहाजा उन प्रावधानों पर कोई भी रोक नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स का जो इंक्लूजन है वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में, उसमें जो प्रावधान किया गया है उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड में 3 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। और जहां तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा, प्रेफरेबली वो मुस्लिम समुदाय से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद उन्होंने जो काउंसिल में 22 सदस्यीय काउंसिल में 4 नॉन मुस्लिम्स इंक्लूजन की बात क्लैरिफाई की है। जो सबसे अहम बात है कि जो वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो प्रोविजन था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो संशोधन है किसी भी तरह से आर्बिट्ररी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लिहाजा उस पर किसी भी तरह का रोक आज नहीं लगाया गया है। लेकिन जो चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है कि एक जो प्रावधान था कि रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी वक्फ को इलीगल डिक्लेयर करके उस प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकता था, उस पर आज रोक लगा दिया, यह कहते हुए कि जो जुडिशियल पावर, जो पावर सेपरेशन है, तो जो जुडिशियल पावर है उसको एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, लिहाजा ट्राइब्यूनल और उच्च न्यायालय में अप्रोच करने का प्रावधान किया गया आज के अंतरिम आदेश से।
जो पांचवी बात कही गई कि जो इस्लामिक प्रैक्टिस जो 5 साल करेंगे वही वक्फ कर सकते हैं, ये एक प्रावधान था। उस पर चूंकि जब सुनवाई चल रही थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से प्रश्न किया कि भाई 5 साल का जो आपने प्रोविजन बनाया, क्या ये न्यायोचित आपको लगता है, तब सॉलिसिटर जनरल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि आप अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर जैसा उचित समझे वैसा मोल्ड कर सकते हैं। उसी आशय में आज उस प्रोविजन पर रोक लगा दी गई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो विन विन सिचुएशन है सरकार के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी। क्योंकि पहले क्या था कि जो नॉन मुस्लिम्स का जमीन वक्फ बोर्ड ले लेती थी, मैं एक उदाहरण दूं आपको, मैं बिहार से आता हूं और बिहार के एक गांव को वक्फ बोर्ड ने अमेंडमेंट के बाद नोटिस जारी करके क्लेम किया कि ये पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसको कि इस पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया। उसी तरह से जब इस पूरे मामले की सुनवाई इंट्रीम ऑर्डर पर चल रही थी तो एक महिला एडवोकेट साउथ इंडिया यानी कि आंध्र प्रदेश की थी, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी किसी तरह से नोटिस जारी करके किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो नॉन मुस्लिम्स थे जिनका कि जमीन वक्फ क्लेम कर रहा था, उनके लिए है कि उनको कम से कम संतोष मिल रहा है कि नॉन मुस्लिम्स मेंबर होने से शायद उनको न्याय मिलेगा, ऐसा क्लैरिफिकेशन देकर के उनको भी खुश किया गया है। और मुसलमानों के लिए कि जो वक्फ का राइट था कि वो 5 साल इस्लामिक का, उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट के आधार पर जो उनको खाली कराया जाता तो उस पर रोक लगा दिया गया। तो इस तरह से एक बैलेंस ऑर्डर अंतरिम आदेश के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। और अब हम लोगों को अंतिम जो फैसला आएगा उसमें देखना होगा कि उस ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, धन्यवाद आपको वरुण जी। लेकिन एक चीज मुझे लगी है इसमें, जो आप कह रहे हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है और मुस्लिम समुदाय को भी इस जजमेंट में संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। तो शायद मुझे लगता है कि कानून किसी को नॉन मुस्लिम या मुस्लिम के निगाह से नहीं देखता है, वो कानूनी प्रावधानों की निगाह से देखता है। और उस लिहाज से उनको लगा है कि जो प्रावधान बनाए गए हैं इस नए कानून में, उसमें कौन कौन से में हमको स्टे करने की जरूरत है और किसको स्टे करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं वो अंतिम फैसले पे निर्भर करेंगी। तो तैयब साहब, आप ये बताइए, आप इस मामले में एक याचिकाकर्ता भी हैं, तो आपने क्या मांग की थी और आज जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो थैंक यू सो मच मैम, आप इस स्टूडियो बुलाने के लिए। मैम सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब ये एक्ट आया था तो मैं इस चीज़ जो मैं जिससे अफेक्टेड था वो था कि आपको 5 साल की इस्लाम इस्टेब्लिश करनी प्रैक्टिस। जब ये एक्ट अमेंडमेंट आई थी तब मैं आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, नाउ आई एम एन एडवोकेट। तो तब मैं अपने दोस्तों के साथ जब मैं डिस्कस करा तो वो सब यही कह रहे थे कि ये क्या है, मान के चलिए क्योंकि हम सब दोस्त हैं, हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो अगर वहाँ पे किसी का कुछ डोनेट करने का मन करा, फॉर एग्जांपल मैं अक्षरधाम मंदिर में जाता हूँ, अगर मेरा वहाँ पे कुछ डोनेट करने का मन करा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे 5 साल हिंदू प्रैक्टिस दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरे दोस्त जामा मस्जिद जाते हैं, निज़ामुद्दीन दरगाह जाते हैं, तो अगर उनको कुछ देने का मन करा तो वहाँ पे उनको ये नहीं कि वो पहले 5 साल का इस्लामिक को अपने इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। तो वही आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला जो उनका पॉइंट था वो यही था कि इस पे आप पहले स्टे लगाई जाए, और इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और हालांकि कोर्ट ने सरकार के पास एक ऑप्शन दे दिया है कि आप इस पे लॉ बनाइए, देखते हैं सरकार लॉ कैसा बनाती है। अगर वो भी कुछ आर्बिट्ररी हुआ तो डेफिनेटली मैं उसको भी चैलेंज करूंगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपका सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो नए कानून में कहा गया था कि कोई भी वक्फ करने के लिए, वक्फ के लिए कोई संपत्ति समर्पित की जाएगी तो उसके लिए कम से कम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना आवश्यक है। यानी अगर आप 4 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, 3 साल है, तो नहीं कर सकते। और ये बात जो मुद्दा उठा था, कोर्ट में भी उठा था, वो यही था कि ये डिसाइड किस आधार पर किया जाएगा कि ये 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे डिसाइड किया जाएगा। हालांकि हम आज आपको बता दें अपने दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी एक खिड़की खुली छोड़ दी है और वो ये कहा है कि ये हम प्रोविजन जो है इसको स्टे करते हैं अंतरिम तौर पर। और ये कब तक स्टे, ये तब तक स्टे है कि सरकार जब तक इस बारे में नियम नहीं बनाती है, कानून नहीं बोला है, उन्होंने नियम कहा है कि रेगुलेशन तय करे कि वो किस आधार पर ये बताएगी कि फला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है और इतने साल 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे जाना जाएगा, ये उसमें है।
तो आप इससे संतुष्ट हैं। चलिए, लेकिन एक चीज और तैयब साहब है, जो हमने इस केस की पूरी हियरिंग भी सुनी थी, मैं भी मौजूद थी, ये मेरी खुदकिस्मती है। तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा वक्फ बाय यूजर का था। आपने जजमेंट देख लिया होगा, वक्फ बाय यूजर पे कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि जो इस मामले में सबसे बड़ी जो बहस थी और सबसे बड़ी चीज थी वो यही थी कि वक्फ बाय यूजर को नए कानून में जो है वो ये वर्ड डिलीट कर दिया गया है, मान्यता नहीं दी गई है। और नए कानून के मुताबिक सारी वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड करानी अनिवार्य है। और मुस्लिम पक्षों का कहना था कि कुल लगभग 9 लाख 8.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें आधी 4 लाख से ज्यादा संपत्तियां जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। और अगर नया कानून लागू होगा तो ये अनरजिस्टर्ड जो वक्फ संपत्तियां हैं ये आउट हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के जजमेंट में इस पर क्या कहा है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वक्फ बाय यूज़र ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है मैम। वक्फ बाय यूज़र हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनली upheld by this honorable court by the judgment of Ramlalla, wherein it was said that work by user is constitutional valid. बट आज की जो जजमेंट है उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी बैलेंस्ड व्यू रखा है, क्योंकि कोर्ट ने ना तो डायरेक्टली कहा है कि वर्क बाय यूज़र अब इलीगल है और ना ही कोर्ट ने कहा है कि वर्क बाय यूज़र लीगल है। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर मोर देन 4.5 lakhs अनरजिस्टर्ड वर्क बाय यूजर्स। अगर इसको ऑल ऑफ द सडन अगर आप कहेंगे रजिस्टर्ड कराओ, तो मुझे यकीन है कि शायद ये स्टेट अभी कर पाएगी, क्योंकि स्टेट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं। तो इसलिए वर्क बाय यूज़र को अगर आप डायरेक्टली ही कर देंगे कि नहीं ये इलीगल है या आप दिखाइए कुछ, क्योंकि मैम हुआ क्या था, वर्क बाय यूज़र ये ब्रिटिश एरा से है। उस टाइम पर जनरल साहब ने सारी वर्क बाय यूज़र्स को अपने अंडर में ले लिया था, तो उस टाइम पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जनरल साहब के पास चले गए थे। तो अगर अभी ऑल ऑफ द सडन आप कर देंगे वर्क बाय यूज़र को हटा दीजिए, तो वो एक बहुत ही मतलब एक क्योस क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। तैयब साहब, जहां तक मैंने आज का आदेश पढ़ा है उसमें कोर्ट ने ये लिखा हुआ है कि जो वक्फ को रजिस्टर कराने की जो शर्त है जो नए कानून में है, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि रजिस्ट्रेशन वक्फ बाय यूजर का ना कराया जाए, क्योंकि हमारे पास वक्फ के दस्तावेज नहीं होते हैं, वक्फ की डीड नहीं होती है, वो तो उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि जब ये शुरुआत से 1995 में भी था, 2013 में ये हटाया गया है, उसके बाद लगातार और उसके भी पहले शुरुआत में जो वक्फ के कानून थे उनमें रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी। तो कोर्ट ने ये लिखा है कि अगर 102 साल से रजिस्ट्रेशन की बात थी और आज की तारीख में मुतवल्ली ये कहते हैं आकर के कि भाई हमको इससे छूट दे दी जाए, रजिस्ट्रेशन ना कराना चाहे, और रजिस्ट्रेशन का जो नियम लाया गया है ये आर्बिट्रेरी है, तो कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं समझते कि ये आर्बिट्रेरी यानी मनमाना है। तो इसका नतीजा क्या ये नहीं निकलता है कि आज की तारीख में सारी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराना होगा और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो शायद आउट हो जाएंगी? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बात से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसका पूरा पालन होना चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रेडी हैं, बशर्ते स्टेट को आर्बिट्ररी ना रहे। बशर्ते स्टेट अगर किसी को एक अपॉइंटेड अथॉरिटी रख के एक आर्बिटर रख के, तो वो आर्बिट्ररी ना हो, वो दोनों पक्षों को देखे, वो ये ना करे कि अब रजिस्ट्रेशन के नाम पे डॉक्यूमेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे अब मांगे जा रहे थे सीए एनआरसी के टाइम पे भी, आप दिखाइए, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को ना करके कुछ एक समय सेकंड ऑप्शन दिया जाए, बट हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए। अच्छा, बात से मैं भी इनकार नहीं करता हूँ। वरुण साहब, आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि इसमें जो सॉलिसिटर जनरल थे केंद्र सरकार की ओर से, उन्होंने कहा था कि वक्फ बाय यूजर वाला भी जो प्रोविजन है उससे बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और ये इसलिए हटाया गया है क्योंकि ज्यादातर वक्फ संपत्तियां जो थी वो मनमाने ढंग से ग्रैब की जा रही थी। उनका कहना है कि इसी चीज को लोग जो भयभीत थे उसी वजह से ये लाया गया है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि ये प्रोस्पेक्टिव है, आप ये मत डरिए कि जो बहुत पुरानी वक्फ संपत्तियां हैं वो सब चली जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा था कि ये प्रोस्पेक्टिव है। और कोर्ट ने भी आदेश में आज ये नोट किया है कि ये प्रोस्पेक्टिव है। तो ये प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव का क्या फर्क पड़ेगा वक्फ बाय यूजर का? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको रजिस्टर कराना, मान लीजिए कि एक गांव की
इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई मुस्लिम समाज के लोग हैं तो वो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो पिछले 300-400 साल से अगर उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुआ, तो वो सारे रिकॉर्ड 1857 के पहले से अवेलेबल हैं। वो कोई भी रिकॉर्ड दिखा सकता है रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी को, और ऐसे मुस्लिम परिवार के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके लिए है जिन्होंने बाय फोर्स या जिन्होंने अनऑथराइज तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को लेकर के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उसको रजिस्टर कराने में, चूंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये जो अमेंडमेंट आया उसके पीछे यही था कि जो भी विक्टिम थे वक्फ कानून का, उनका सारा कंप्लेंट लेकर के बड़ी डिटेल में एग्जामिनेशन करके, आपको ये भी पता होगा कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया था। उन्होंने भी लाखों की तादाद में कंप्लेंट्स आए, उसको एग्जामिन करने के बाद रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के आधार पर ये सारे प्रावधान लाए गए हैं। तो जो जेन्युइन वक्फ करने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट आज से 200 साल ही पहले थे और अभी भी उनके पास है, उनके जनरेशन के पास। ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास में नहीं है जिन्होंने जबरन, फोर्सिबली, इलीगली या गैर कानूनी तरीके से उसको कब्जे में लेकर के वक्फ करा करके और वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए है, और एक कानून भी ऐसे ही लोगों से मुक्ति पाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, तैयब साहब, आप शायद वरुण साहब से सहमत नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट, वरुण सर मेरे बहुत सीनियर है, बट मैं सर से मतलब ये वाली बात, इस बात पर फोर्स करना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को आप फोर्सफुली नहीं ले सकते हैं। ये उस टाइम पे भी मेरा सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था, आप मान के चलिए इस बिल्डिंग के बाहर अगर मैं अपनी कार पार्क करूं, तो आपको क्या लगता है मेरी कार 2 घंटे तक पार्क हो पाएगी? नहीं। जब आप किसी के घर के बाहर 2 घंटे कार पार्क नहीं कर सकते हो, आप कैसे फोर्सफुली किसी की प्रॉपर्टी ले सकते हो? ये उस चीज़ को नहीं समझ आया कि उस टाइम पे क्यों इतना मिथ क्रिएट कर दिया कि ये ज़बरदस्ती लिया गया है। ज़बरदस्ती तो कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये और केवल वॉलेंटरी प्रोविज़न है इस चीज़ का, कि आप किसी चीज़ को वॉलेंटरी देते हो, तो आप कभी भी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, ये टर्म्स मैम बहुत ही गलत यूज़ करी गई हैं और करी जा रही हैं। नहीं, लेकिन ये टर्म्स इसलिए यूज की गई हैं क्योंकि जो पहले से चर्चा आती रही है, वरुण साहब ने भी अभी बोला कि पहले का जो कानून था 2013 में जो अमेंड हुआ था, उसमें वक्फ बोर्ड को ये राइट दिया गया था कि अगर उसको कोई संपत्ति वक्फ की दिखती है तो वो उसमें नोटिस भेज करके जांच करके और उस संपत्ति को वक्फ घोषित कर देता, और जब वो वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल आता, ट्रिब्यूनल में वक्फ घोषित हो जाता, तो उसके बाद फिर वो कहीं अपील नहीं होती, एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली जा सकती थी। तो ये चीज के कारण क्या था कि बहुत सारे नोटिस जाने लगे, जैसा कि वरुण जी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में हुआ, आपको भी मालूम है तेलंगाना में हुआ होगा, बिहार में हुआ होगा। तो क्या आप ये तैयब साहब मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ मिसयूज था और जिसका ये परिणति हुई कि कानून में इस तरह का संशोधन आया? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये मिसयूज था, क्योंकि आपने खुद ही अपनी स्टेटमेंट में कहा कि पीपल वर हैविंग राइट टू अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो उस चीज़ को इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता था, उस प्रॉपर्टी को कब्जा करना। लेकिन लोग कितने परेशान होंगे जिनके गांव के गांव को अगर नोटिस दे दिया जाए कि ये जमीन वक्फ की है और आप खाली कर दीजिए इस सर्टेन टाइम के भीतर। और ऐसा हुआ है इस देश में, क्योंकि जहां तक मुझे याद आता है केंद्र सरकार ने इसका सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में रखा था, और जो आज जजमेंट आया है उसमें 2 फैसले भी दिए गए हैं। एक आंध्र प्रदेश की घटना है जहां एक होटल को घोषित कर दिया गया था, दूसरे तेलंगाना का बहुत बड़ा एरिया था जिसको कि घोषित किया गया था वक्फ की जमीन, जिसको बाद में पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो घटनाएं ये हुई हैं, इसके अनुभव पर ही आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी नहीं बोला। उस पे आप क्या कहेंगे? कहीं आपको नहीं लगता कि उसमें कुछ रहा होगा? शायद मैम ये कुछ एक्सेप्शंस का पार्ट है, बट इट इज़ नॉट अ रूल। ये केवल एक एक्सेप्शन है। कुछ देखिए, हर चीज़ का मिसयूज होता है। जैसे फॉर सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पे 498A। अगर आप 498A को देखेंगे तो उसको अब सब लोग कहने लगे मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। बट अगर आप उस 498A को हटा ही दोगे तो जो उसका एक्चुअल पर्पस था, जो डोमेस्टिक वायलेंस का पर्पस था, वो हट ही जाएगा कि नहीं मिसयूज हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि मिसयूज हो रहा है, तो शायद ये गलत कॉन्सेप्ट है या गलत अंडरस्टैंडिंग है मेरे अकॉर्डिंग ना।
ठीक है। तो आप एक चीज और बताइए, जो कोर्ट ने आज, ये आपको बहुत बड़ी चीज नजर आई होगी, थोड़ा सा आप भी इस पे एलोबरेट कर दीजिए। जो कलेक्टर को जांच का अधिकार दिया गया था, जो गवर्नमेंट की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, जिसको वो तुरंत रेवेन्यू अधिकारी से मिल करके और वो संपत्ति में दर्ज कराया जाता कि ये नॉन वक्फ है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि जब तक ट्रिब्यूनल से डिसाइड नहीं हो जाएगा, इवन जब तक हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक थर्ड पार्टी कोई राइट क्रिएट नहीं होगा, और संपत्ति का जो दाखिल खारिज शायद इसको कहा जाएगा, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाना होगा, वो नहीं चढ़ाया जाएगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर शुरुआत से जो चलता है वो चलता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आज कलेक्टर को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द कलेक्टर, एग्जीक्यूटिव एंड द ट्राइब्यूनल्स। तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बता दिया है कि कलेक्टर के पास ये लिमिटेड पावर्स है और इस चीज़ पे वो नहीं कर सकता। ठीक। तैयब साहब, आप याचिकाकर्ता भी हैं इसमें, तो जरा आप ये बताइए हमें कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। अभी तो मेन केस की बहुत बहस होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में कह दिया है कि ये मेरा महज अंतरिम आदेश है, इसका मुख्य मामले पे कोई असर नहीं होगा, और पक्षकारों को छूट होगी कि वो अपनी पूरी बातें रखें। तो आज के आदेश को देखने के बाद आप क्या मुद्दे उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे ज्यादा जोर देंगे, जो आपको चाहिए रिलीफ? ठीक है, सबसे पहला तो मेरा जो था कि आप सेक्शन 3(1)R वाला कि आप नॉन मतलब आपको मुस्लिम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को रखूँगा कि अगर स्टेट कोई रेगुलेशन बनाती है तो वो आर्बिट्ररी ना हो, क्योंकि आपको डोनेट करना ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये आपका एक वॉलंटरी राइट है। फंडामेंटल राइट भी क्यों बोले इस चीज़ को, वॉलंटरी राइट बोलो कि आपको किसी चीज़ को वक्फ करना है तो आप कर दीजिए फ्रीली, आप वहाँ पे इस्लामिक या किसी भी चीज़ की इस्टेब्लिश करके ना दिखाएं। दूसरा जो मेरा खुद का जो पर्सनल है वो आप इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम, ठीक है, बहुत ही बैलेंस करा है कि आपने 3 नॉन मुस्लिम को ऐड कर दिया है, बट मैं अभी भी यही कहूँगा कि इसमें नॉन मुस्लिम को आप ना ऐड करें, क्योंकि आर्टिकल 26 क्लियरली कहता है कि आपके पास राइट टू मैनेज योर ओन अफेयर्स है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इस पर भी प्रेस करवाएंगे कि आप इस चीज़ को हटा दीजिए, आप यहाँ पे 3 को भी ना अलाउ करें। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि एक तो आपका पॉइंट होगा कि नॉन मुस्लिम को शामिल किया जा रहा है, जो सेंट्रल काउंसिल में 4 सदस्य और स्टेट बोर्ड में 3 सदस्यों की परमिशन दी गई है, ये नहीं होने चाहिए, टोटल मुस्लिम होने चाहिए। और दूसरी चीज, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल का, ये दो मुद्दे आपको लगते हैं अभी कि जिनको आप उठाएंगे। अच्छा वरुण साहब, आप जो है, आप वहाँ पर आई थिंक इंटरवेनर की ओर से हैं, आपके अर्जीकर्ता का नाम थोड़ा सा डिटेल भी बता दीजिए, और ये भी बताइए कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी वो क्या होगी और किन मुद्दों पे होगी, और ये जो आज का आदेश आया है वो आगे होने वाली बहस पर क्या असर रखेगा? देखिए, जो हम जिस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो सतीश कुमार अग्रवाल हैं, हिंदू महासभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं वो। उनके तरफ से हमने इंटरवेंशन याचिका डाली है। उसमें हमारा मेन कहना है कि जो वक्फ एक्ट 1995 था, उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जो वाकई ड्रैकोनियन थे। विद इन मुस्लिम कम्युनिटी जो भी हो, वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पर कोई किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन दिक्कत क्या था कि जैसे कि एक धारा 40 था 1995 के कानून में, जो ये इम्पावर करता था वक्फ बोर्ड को कि अगर उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उस रीजनेबल एप्रीहेंशन के आधार पे वो नोटिस जारी करके और डिक्लेयर कर सकता था कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और चूंकि वक्फ बोर्ड में तमाम मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो अगर मान लीजिए कि नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी को, जैसे कि मैंने कहा कि बिहार के एक गांव को ही डिक्लेयर कर दिया, वो सभी हिंदू समुदाय से थे, तो उनके रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने वाला कौन था? वो व्यक्ति जो खुद इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में। तो जो नॉन हिंदू जो मुस्लिम उसके नहीं रहने से उनको ये लगता था कि उन्हें शायद न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से, या न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये कि जो असंतोष का वातावरण था, जिससे कि कॉम्युनल जो हार्मनी है वो भी डिस्टर्ब होता था लोकल लेवल पे। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये जरूरी था कि सेक्शन 40 को अमेंड किया जाए। तो सरकार ने तमाम स्टडी करने के बाद सेक्शन 40 को डिलीट कर दिया है। तो जो अभी जो अमेंडमेंट जिसको चैलेंज किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि सेक्शन 40 को डिलीट कर दिया गया है।
और जो ड्रैकोनियन पावर जो वक्फ बोर्ड को था उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है कानून बना करके कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ करना चाहते हैं उस पर किसी भी तरह का रोक नहीं है। लेकिन एक जो वक्फ बाय यूजर एक ऐसा वेग टर्म है जो जिसके आड़ में वक्फ बोर्ड बहुत खेल करती थी और दूसरे समुदाय के लोगों का। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, अगर मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी का लेसी हैं, कोई नॉन मुस्लिम ने आपको लीज पे कोई प्रॉपर्टी दे रखा हो, या वो लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, और आप उसके लेसी के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन जो सेक्शन 40 था वो ये कहता था कि वो व्यक्ति चाहे तो, या दूसरा 108 ये जो कानून था कि दूसरे लॉ का उसमें एप्लीकेशन नहीं है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो वो सेक्शन 40 के आर में कह सकता था कि मैं इस प्रॉपर्टी का वक्फ क्रिएट कर रहा हूं, और आप किसी अदालत में नहीं जा सकते थे और वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट करके टेक ओवर कर लेती। तो ये जो ड्रैकोनियन प्रोविजन था उसके लिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने कहा जो वक्फ बाय यूजर एक ऐसा वेग टर्म था जिसको कि रजिस्ट्रेबल बनाना बहुत जरूरी था। इसीलिए कहा गया कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन से ये फायदा होगा, वही व्यक्ति रजिस्टर करा सकता है जो रियल ओनर होगा वक्फ करने वाले प्रॉपर्टी का। आप सरकार के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट गए, बिल्कुल, जो कानून का समर्थन कर रहे हैं, जबकि तैयब साहब आपकी याचिका कानून के खिलाफ में है। आप जो वरुण साहब के क्लाइंट हैं उनका कहना है कि ये जो नया कानून आया है वो बिल्कुल सही है, और इसमें जो 1995 का कानून में जो कमियां थी, जो ड्रैकोनियन प्रोविजन थे, उनको हटाने की कोशिश की गई। साथ में 2013 में जो कुछ अमेंडमेंट किए गए थे जिससे ये इसका मिसयूज हो रहा था, उनको हटाने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल सही हुआ है। जबकि तैयब साहब का ये कहना है कि जो नए प्रोविजन आए हैं, जो संशोधन किया गया है, उससे एक प्रकार से मुस्लिम समुदाय का जो अपनी धार्मिक संपत्तियां, वक्फ क्या होता है? वक्फ ये होता है कि मुस्लिम समुदाय में जो दान की जाती है प्रॉपर्टी धार्मिक उद्देश्य से, उनके मैनेजमेंट की बात होती है। और इस मामले में मुस्लिम समुदाय का यही कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 जो है, विशेषकर 26, हमको जो है वो अपनी प्रॉपर्टी धार्मिक संपत्तियों के मैनेजमेंट का अधिकार देता है, और इसलिए ये हमारा अधिकार जो है इन्फ्रिंज हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इसलिए नया कानून गलत है। हालांकि मैं यही अपने दर्शकों को बताते चलूं कि सरकार का ये कहना है, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से, और सरकार ने दो टूक कहा था कि ये मसला धार्मिक मामलों में दखलंदाजी का नहीं है और ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। सरकार ने जो ये कानून बनाया है ये सिर्फ संपत्तियों को उसकी देखरेख और प्रबंधन के लिए है, और ये कानून बनाने का सरकार को विधायी अधिकार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये प्रबंधन की बात है। बाकी मुतवल्ली कौन रहेगा, कौन उस संपत्ति का वैसे मैनेजमेंट, जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट मुतवल्ली करता है वक्फ का, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, ना ही सरकार उसकी नियुक्ति करेगी। सरकार तो सिर्फ ये देखेगी कि वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, दूसरे उससे कितनी आय होती है, कितना लेन देन है, किसको कितना पैसा जाता है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि कानून में कोई रोक अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से नहीं लगाई है। कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें रोक लगी हुई है, और इसके पहले ही केंद्र सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है, और जिस पर प्रत्येक देश भर की प्रत्येक वक्फ संपत्ति का एक निश्चित समय के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं और जो भी लोग अगर उनकी वक्फ की संपत्तियां हैं तो वो फटाफट समय रहते उसको वहां पर पंजीकृत जरूर करा दे, ताकि उनका अपना क्लेम बना रहे। वैसे ये सिर्फ अंतरिम आदेश है, मेन जो फैसला है वो मुख्य मामले में अभी सुनवाई होगी और उसके बाद आएगा, तभी पता चलेगा कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है। तो आज बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण मामले में, इस चर्चा में आप मेरे साथ शामिल रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी आपका भी धन्यवाद। तैयब साहब आपका धन्यवाद।